नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए एसे राइटिंग की हमारी सीरीज चल रही है और ये पहला टॉपिक है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते रहेंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी तो है ही है, उसके साथ आप ये सीखेंगे कि किसी विषय पर जो कि आपके लिए नया होगा वहाँ परीक्षा के पेपर में, तो उस पर लिखा कैसे जाता है, क्या स्ट्रेटजी बनाकर हम लिखते हैं, क्या ड्राफ्टिंग करते हैं और ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ें भी इसमें हम देखेंगे। तो देखिए, हर घर तिरंगा अभियान, इस पर हमने हिंदी में भी वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। ये इंग्लिश वाला है। प्रीफेस का मतलब ये है कि आप पहले एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे। मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक जब आपने उठाया है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये चर्चा में क्यों है और असल में ये है क्या। तो शुरुआत आपकी इंट्रोडक्शन की यहीं से होती है और टॉपिक का चयन करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे जोश में आकर कोई भी टॉपिक नहीं उठाना है जब वहाँ आपको पेपर में ढेर सारे दिए हो, क्योंकि सभी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, करंट अफेयर में उनकी चर्चा कहीं ना कहीं होती है, तभी उनको वहाँ दिया जाता है। और कुछ लिटरेचर से होते हैं तो वो अलग बात है। तो आप ये देख लें कि कोई हॉट टॉपिक है जो कि आजकल बड़ा बहस का विषय है और उसी को जुनून में उठा लिया, लेकिन शुरू से अंत तक आप उसे निभा नहीं पाए। शुरू आपने बहुत अच्छे से कर दिया और उसके बाद जब मेन बॉडी में फैक्ट वगैरह डालने हुए तो आपके पास जो डाटा था वो कम पड़ गया। यहाँ आपको छोटा लिखना होता है, शॉर्ट ऐसे लिखने होते हैं, 700 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो उसमें सिर्फ लंबी चौड़ी बातें हम करें ये संभव नहीं है। मतलब आप लंबी लंबी बातें करेंगे तो आकार बढ़ जाएगा और आकार बढ़ेगा तो उससे आप ही का नुकसान होगा। तो इसमें हमें तथ्यों का समावेश करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम फैक्ट इंक्लूड कर सकें, जितना ज़्यादा डाटा दे सकें। अगर डाटा देने के लायक टॉपिक है तब, अब कोई साहित्यिक है इससे तो उसमें हम अगर अपना डाटा डाल रहे हैं और आंकड़े डाल रहे हैं तो वो सही नहीं। लेकिन ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें कि हम कोई आंकड़े यूज़ कर सकते हैं या कोई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर छोटे में ही हमें सब कुछ कहना होता है। तो लंबा लिखना सरल होता है लेकिन छोटा लिखना कठिन होता है। तो ये संक्षिप्त लिखने की स्किल है जिसे कि आपको सीखना चाहिए। देखिए, प्रीफेस में हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं तो ऑफिशियल फ्लैग किसी भी कंट्री का, मतलब पूरे दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो उनका एक ऑफिशियल फ्लैग होता है, मतलब उनका एक प्रतीक चिन्ह होता है और वो पूरी कंट्री का सिंबल होता है। एक्चुअली वो पूरे राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है और ये सिंबल उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को रिप्रेजेंट करता है। उसका अतीत कैसा था, तत्काल में वो राष्ट्र क्या कर रहा है, कैसी मानसिकता रखता है, कैसा उसका दृष्टिकोण है, इसको दर्शाता है। और फ्यूचर में उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं या क्या आगे का उसका प्लान है, रोड मैप है, उसको भी ये फ्लैग जो है ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब हमारी मंशा कैसी है, हम क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। तो वैसे ही हमारा ट्राई कलर भी है, यानी तिरंगा। अब यहाँ ये भी है कि ये पूरी कंट्री को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि देशवासी जितने भी हैं जो कि अपनी मदरलैंड से जुड़े हुए हैं वो इसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ये हर घर तिरंगा अभियान इसीलिए चलाया भी गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इंडियन इंडिपेंडेंस को, तो आज़ादी की एक तरह से हम यहाँ उत्सव या वर्षगांठ हम मना रहे थे। वर्षगांठ का मतलब तो ये होता है कि आप सालाना मनाते हैं, एनुअली उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये 75 साल पूरे होने की खुशी में था और 2047 में हम 100 साल पूरे कर लेंगे। 1947 में आज़ादी मिली और 2047 यानी 100 साल, सेंचुरी लग जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या ग्रोथ की, क्या डेवलपमेंट किया और देशवासियों के मन में आज़ादी की कोई कीमत रही सही है भी या नहीं। क्योंकि जिस समय आज़ादी मिली उस समय जिन लोगों ने स्ट्रगल किया, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो स्ट्रगल किए या मारे गए उसमें, तो वो तो कीमत जानते थे, या जो उससे बाहर निकल आए और उस दौर को देखे हैं वो आज़ादी की कीमत जानते हैं। लेकिन क्या हम लोग वास्तविक कीमत को पहचान रहे हैं? तो एक देश प्रेम की भावना को जगाने का, देश प्रेम का संचार करने का और अपना कर्तव्य बोध कराने का ये तरीका था। ये और कुछ नहीं है इस इनिशिएटिव में, सिर्फ ये है कि आप देश प्रेम की भावना से जुड़िए, अपने राष्ट्र को समझिए और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझिए। तो चलिए इसमें और क्या देखा जा सकता है ये देख लेते हैं। अपने नेशनल फ्लैग की इंपॉर्टेंस लोगों को समझाना, यही हर घर तिरंगा इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य था। अब ट्राई कलर जो हमारा नेशनल फ्लैग है, मतलब इंडिया का, वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, हर नागरिक के लिए रखता है, यही इसमें कहा गया। तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बैकग्राउंड जब बनाया जाता है ना तो उसमें थोड़ा सा माहौल तैयार किया जाता है कि ऐसा माहौल है और उसी के आधार पे हम आगे जो मेन बॉडी है उसको लिखते हैं। अब इसमें आप देखें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेनी फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन लिबरेटिंग इंडिया। अब देश को आज़ादी दिलाने के क्रम में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने कि अपनी जान गंवाई, बहुत से उसमें से जिंदा बच गए जो कि हस्ती बन गए, जानी मानी हस्ती बन गए।
और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि दुर्भाग्यशाली रहे, उनके नाम तक कोई नहीं जान पाया। वो नींव की ईंट बनने में काम आ गए, यानी देश की आज़ादी में उन्होंने आहुतियाँ दे दी, लेकिन उनका नाम तक कोई नहीं जानता है। हो सकता है उनके गली मोहल्ले वाले जाने, लेकिन ऐसे गुमनाम शहीद भी हैं जो अनसंग हीरोज़ कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अनेक लोग हैं जिन्होंने कि सेक्रीफाइस किया है, और ये प्राइसलेस है। मतलब इसको हम अगर चाहें कि इसका मूल्य चुका लें या फिर हम इनके प्रति श्रद्धांजलि दे दें तो इनका मूल्य चुकता हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हम सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। और मेनी डिज़ाइन और कलर जो है ये पूरे फ्लैग में यूज़ हुए हैं। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द फ्लैग वी सी टुडे वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कब किया था, तो वो तारीख दी हुई है 22 जुलाई 1947। ये तारीख याद रखिएगा। वैसे भी आप पॉलिटी में इस चीज़ को देखते हैं। और इट वॉज डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया। वैसे तो बहुत सारे लोगों का योगदान है इसमें डिज़ाइन तैयार करने में, लेकिन एक नाम अगर हम लेना चाहें तो पिंगली वेंकैया का लेते हैं। और यहाँ वही चीज़ दी हुई है कि कॉन्सिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल स्ट्रिप्स ऑफ सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, मतलब केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग जो हम देखते हैं अपने ट्राई कलर में, उसके बारे में कहा गया है। और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया गवर्न्स द डिस्प्ले एंड यूज़ ऑफ द फ्लैग। अब झंडे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसे फहराना है, कब उतारना है, और क्या उसके सम्मान में हम कर सकते हैं, कैसे अपमान नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे फ्लैग कोड में दिखाई देती हैं। जो ध्वज संहिता है उसमें ये तय किया जाता है। अभी हर घर तिरंगा अभियान बीत चुका है, ये 13 से 15 अगस्त तक सेलिब्रेट करने की बात थी। तो भारत सरकार ने आह्वान किया था कि सभी लोग अपने घरों या जो संस्थान है उस पर ध्वजारोहण करें, और तिरंगों का वितरण भी किया गया था, पोस्ट ऑफिस के जरिए किया गया था, और कार्यालय मतलब जो ऑफिस हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहाँ से भी दिया जा रहा था। तमाम इनिशिएटिव चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब फ्लैग को फिर सम्मानपूर्वक उतारने की बात आई तो कुछ लोगों ने तो उसको याद रखा और कुछ लोग वैसे ही छोड़ दिए। जैसे पार्टी का चुनावी झंडा होता है वैसे ही वो उनके घरों पर लहराता रहा, और चूंकि बरसात का मौसम इस समय है तो वो फटता गया और चिथड़े उसके उड़ गए, मतलब वो बुरी स्थिति में पहुंच गया। तो ये ध्वज का अपमान ही है। जितने सम्मान के साथ आपने उसे अपने घर की छत पे लगाया है उतने ही सम्मान के साथ उतार भी लीजिए, या तो रोज लगाइए, रोज उतारिए, उसका ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा बहुत से लोग करना भूल गए। तो भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं जो कि यहाँ नहीं दिखाई दी। अब यहाँ आप ये भी देखें कि द नेशनल फ्लैग ट्राई कलर रिप्रेजेंट इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। ये भारत को एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक के तौर पे रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ तक तो हमने पूरी भूमिका तैयार की। आवश्यक नहीं है कि आप प्रीफेस में ही इतना सारी चीज़ों को जोड़ लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि प्रीफेस ज़्यादा लंबा हो रहा है या इंट्रो आपकी ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप इतना ही लिखिए, इतना भी चल जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है ना, इसको मेन बॉडी में कहीं पर घुसा दीजिएगा जिससे कि इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अब इसके बाद देखें कि जो हर घर तिरंगा अभियान है वो असल में है क्या। तो क्या चीज़ है ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, वही यहाँ लिखा हुआ है। असल में आज़ादी का अमृत महोत्सव ये एक बड़ा प्रोग्राम है, मतलब अमरेला प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं। हालांकि ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये सिर्फ एक महोत्सव है जिसमें कि हम देश की आज़ादी की कीमत या देश की आज़ादी की धरोहरों को सजोने का काम करते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये एक सब प्रोडक्ट या सब डिवीज़न के तौर पे मनाया गया हर घर तिरंगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल थी, उसी का चलाया हुआ ये कैंपेन था। प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव बाई यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह एज ही ओवरसीज ऑल द एक्टिविटीज़ अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो गृह मंत्री के सौजन्य से चल रहा था, वो आप देख रहे हैं। On Friday, 22 July 2022, Prime Minister Narendra Modi announced his campaign and requested the people of India to make it a great success. तो प्रधानमंत्री का भी आह्वान था कि इसे सक्सेसफुल बनाइए, और नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग भी लिया। अब ये अलग बात है कि बाद में झंडे का जो रख रखाव था उसको करना अधिकतर लोग भूल गए। दिस कैंपेन रिक्वेस्टेड ऑल इंडियंस टू होस्ट द नेशनल फ्लैग, मतलब ट्राई कलर, फ्रॉम 13 to 15 अगस्त, वही 13 से लेकर 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 13 से लेकर 15 अगस्त ये पूरा जो तारीख है इसमें फ्लैग को होस्ट लोग करेंगे और अपने जो घर की छतें हैं या जहाँ भी जिसकी जगह है वहाँ पर फहराएं। मेनी प्रोग्राम्स एंड कंपटीशन आर बीइंग ऑर्गेनाइज अंडर दिस कैंपेन। इसको सफल बनाने के लिए, इसमें लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत तरह के प्रोग्राम और कैंपेन अलग से चले थे, और बहुत सारे कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। पीपल कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस कैंपेन वर्चुअली। अब देखिए आजकल कोविड का जब से समय आया है तब से सब चीज़ें जो है वो वर्चुअल करने की बीमारी हो गई है। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ भी वर्चुअल करते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो ठीक। तो वर्चुअली भी लोगों ने इसमें भाग लिया, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, आपने देखा होगा। मतलब अपने घर पे झंडा फहराने का तगमा लोगों को चाहिए था, तो सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट देना बुरा नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट की उम्मीद में झंडा फहराना बुरा है। या आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के लिए फहरा रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो प्लान है ना, ये प्रशंसनीय है, लेकिन नागरिकों का भी तो कुछ कर्तव्य है। अब यहाँ आप देखें कि कहा गया कि हर घर तिरंगा अभियान इज़ टू डीपेन आवर एसोसिएशन विथ नेशनल फ्लैग। अर्लियर द फ्लैग वॉज ओनली यूज फॉर इंस्टीट्यूशनल फंक्शन एंड सेरेमोनियल ओकेशंस। तो जो बड़े बड़े समारोह होते थे, जैसे कि कोई राष्ट्रीय पर्व है या कोई ऐसा मतलब बड़े महत्व का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे इसे फहराया जाता था।
लेकिन अभी क्या है कि जन जन को इससे जोड़ने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। By hosting the flag in homes and institution, people will be able to connect with the flag. लोग जो है वो झंडे के साथ जुड़ेंगे, झंडे के बारे में जानना चाहेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। और यकीन मानिए हर भारतवासी जब झंडा फहराता है या झंडा फहरते देखता है, अगर वो सच्चा भारतीय है तो उसके मन में कहीं ना कहीं गर्व की भावना आती है, उत्साह पैदा हो जाता है। अब यहाँ आप देखें, दिस कैंपेन विल हेल्प टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो कुल मिलाकर नेशनल फ्लैग की इंपॉर्टेंस को आप समझिए, उसके सम्मान में आप कुछ समय अपना दीजिए, ये आवश्यक था। दिस फेस्टिवल कैन आल्सो बी सीन एज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उसमें नोन अननोन दोनों आते हैं, तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट की तरह से भी ये चल रहा था, हर घर तिरंगा अभियान। और ये जितने भी लोग हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए भी चल रहा था। तो बहुत सारे इसके उद्देश्य थे और ये पूरा एक कमिटमेंट शो करने का तरीका भी हो सकता था, जो कि हम अपने नेशन के लिए करते हैं। अपने राष्ट्र से हम कुछ प्रतिबद्धताएं करते हैं कि हमारी ये कर्तव्य हैं, हम इन्हें निभाएंगे, हम राष्ट्र की धरोहरों को बचा कर रखेंगे। आप जो इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें देखते हैं ना, जो मूल कर्तव्य हैं नागरिकों के, तो भले ही वो बाध्यकारी नहीं है, कोर्ट उन्हें डंडा लेकर नहीं मनवाता, लेकिन नागरिकों का फर्ज है कि वो उसे माने। और जितने भी भारतीय नागरिक हैं अगर उसका पालन करें, जो कि नहीं करते हैं, तो देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, उसे इतना झंझट में फंसना ही नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक जो कमिटमेंट हम अपने नेशन के साथ करते हैं, उसके डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करने की, या अपने को सेल्फ डेवलप करके राष्ट्र की उन्नति करने की, तो वो सारे कमिटमेंट को हम पूरा करें, उसको याद करने के उद्देश्य से ये काम किया गया। अब यहाँ ये भी कहा गया कि आल्सो दिस कैंपेन विल रिमेन इंडियन सिटीजन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द नेशन। वही कुल मिलाकर बात यही है, इसका सारांश यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझें, झंडे के प्रति ही नहीं, राष्ट्र के प्रति। झंडा तो सिर्फ एक प्रतीक है, असली चीज़ तो राष्ट्र है तभी हम हैं। तो राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो यहाँ पे लोग अवेयर हों, इसके लिए इसको चलाया गया था। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, तो कंक्लूजन में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। फिलहाल यहाँ देखिए कि इन द लास्ट 75 ईयर्स आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, देखिए 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1947 से अभी 75 साल पूरे करने के बाद क्या खोया क्या पाया ये देखा जाता है। जब एक लंबा समय हम गुजार लेते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें मिली और क्या चीज़ें मिलते मिलते रह गई, तो वो सारा अवलोकन किया गया। द कंट्री हैज़ मेड ट्रिमेंडियस प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। प्रोग्रेस तो हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हालांकि समस्याएं भी उतनी ही हैं। आवर कंट्री हैज़ मेड इनॉमरस प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेशक साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में हालांकि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, लेकिन जिस स्थिति में हम आज़ादी के समय थे, तमाम तकलीफों से घिरे हुए, तो उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जिस तरह का हमने उछाल किया है, जिस तरह की ग्रोथ हमने की है, वो हर राष्ट्र के वश की बात नहीं है, वो हम भारतीय ही कर सकते हैं। अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, कितनी तेज ग्रोथ उसने की है। तो इस तरह से अनेकों इंस्टीट्यूशन है, वो अकेला नहीं है। तो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी ग्रोथ की है, मेडिकल साइंस में काफ़ी अच्छा खासा हमने एक बड़ा मुकाम दर्ज किया है। एंड मेनी अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम द एरिया लिस्टेड एबव, मतलब सिर्फ इतने ही नहीं है कि साइंस टेक और मेडिकल साइंस है, तमाम ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। तो 75 साल में बहुत कुछ किया भी है और वी आर नाउ एट वेरी गुड पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट एंड दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू सेलिब्रेट। डेवलपमेंट तो हमने किए हैं, भले ही कुछ कमियां रह गई और कुछ बाधाएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने अर्जित किया है उसकी खुशी न मना सकें। तो वो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं 75 साल में। और द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इज़ समथिंग दैट एवरी इंडियन सिटीजन शुड टेक पार्ट एंड बी वेरी प्राउड ऑफ। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गर्व करने की बात है और सिर्फ कोरा गर्व नहीं करना है इसमें, ऐसा नहीं कि प्राउड फील किया और वहीं पर छोड़ दिया। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है कि आगे क्या करना है। और यहाँ वही कहा गया कि देयर इज़ नथिंग मोर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड सेलिब्रेशन एज एन इंडियन। हम भारतीय हैं और इस देश का हिस्सा है, इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। तो भारत भूमि में जन्म लेना ये सौभाग्य का विषय है, वास्तव में सौभाग्य का विषय है, सबके नसीब में नहीं होता है, तो हम नसीब वाले हैं। अब इस अच्छे भाग्य का हम इस्तेमाल करें, अपनी डेस्टिनी को मेंटेन करें और अगर हमारी डेस्टिनी मजबूत होगी, सक्सेसफुल वे में जाएगी, तो देश भी जो है वो डेवलपमेंट करेगा और बहुत जल्दी सबसे आगे निकल जाएगा। तो हर घर तिरंगा हो या आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, ये सारे जो कैंपेन या प्रोग्राम या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चल रहे हैं, इसके पीछे मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करे और कुल मिलाकर राष्ट्र का डेवलपमेंट हो, क्योंकि राष्ट्र विकसित होगा तो हम भी विकसित होंगे। तो इसमें इतना ही, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।